हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमर्स का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। तो आज अपन कुछ क्वेश्चंस उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट टोटल आइसोमर ऑफ प्लेटिनम अमोनिया 2NO2। ये कंपाउंड दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके टोटल आइसोमर अपने को पता करने हैं। अब देखिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें टोटल आइसोमर की बात होती है, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर आइसोमर भी पता करने होते हैं। मतलब आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर और प्लस स्टीरियो आइसोमर दोनों को अपने को कैलकुलेट करना है, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अपने को यहाँ पे ना केवल अपने को स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने हैं, अपने को यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर भी कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर आइसोमर अपन कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे, एक इसका स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकता है प्लेटिनम NH3 NO2 2, ठीक है, जो दे रखा है वो अपना बन सकता है। दूसरा देखिए अपन बना सकते हैं प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस NO2 है, और एक लिगेंड इसमें ये नाइट्राइट हो गया ONO हो गया, ठीक है। इस तरह के अपन ने केस पढ़े। एक इसका स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकता है अपना प्लेटिनम NH3 हो गया, और एक हो गया अपना ONO, ये 2 हो गया, ठीक है। ये तीन इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बन जाते हैं। अब देखिए इसके अपन जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करेंगे तो इसमें एक अपना सिस हो गया, तो दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक तरह से अपन ये बात सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की जब भी अपन ने चर्चा की है, वहाँ पे अपन एक चीज़ देखते हैं कि उसमें जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है, ठीक है, ओनली ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, इनएक्टिव नहीं होते, बिकॉज उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस इसके हो गए। इसके भी बात करेंगे तो इसका एक सिस आइसोमर हो गया, दूसरा आइसोमर ट्रांस हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका भी एक सिस आइसोमर हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया, ओके है। अब देखिए तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे अपने, देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। जहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं ए की बात करते हैं 6 होता है अपना, डाइस्टीरियोमर्स की बात करते हैं बी की बात करते हैं अपना 6 होता है, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव की बात करते हैं जहाँ पे नील होता है 0, क्योंकि इसमें बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मतलब प्लेटिनम बीच में अमोनिया अमोनिया NO2 सारे में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, ज़्यादा आप डिटेल से समझाने की आवश्यकता नहीं है आपको। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, इनएक्टिव कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पेयर ऑफ एनिंशियोमर की, या फिर पेयर ऑफ एनिंशियोमर जिसको अपन ई भी लिखते आए हैं, पेयर ऑफ एनिंशियोमर कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, अपने हो जाएंगे 0 प्लस, और ये हो जाएंगे डाइस्टीरियोमर 6। मतलब इसके आइसोमर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अपन ने कैसे कैलकुलेट किया है, इस तरह का आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बना लेते हैं, और देन उसके बाद में इसके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपको दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके टोटल आइसोमर अपने को पता करने हैं, तो सबसे पहले अपन इसके स्ट्रक्चर आइसोमर बनाते हैं। देखिए एक इसका स्ट्रक्चर आइसोमर मैं बना रहा हूँ NH3, जो दे रखा है वही एक इसका आइसोमर अपन देख लेंगे NCS, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा इसका स्ट्रक्चर आइसोमर अपन बना लेंगे प्लेटिनम अमोनिया, ठीक है। अच्छा इसमें 3 लिगेंड ही है टोटल, चलो एक लिगेंड और अपन लिख देते हैं यहाँ पे। आप लिख लो बीच में H2O, ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप, मतलब यहाँ पे हो जाएगा अपना H2, एक्वा लिगेंड है, 4 लिगेंड हो गए, मतलब सारा क्या हो गया अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इसके स्ट्रक्चर आइसोमर लिखता हूँ। पहला इसका स्ट्रक्चर आइसोमर है, देखिए जरा ध्यान से, प्लेटिनम हो गया, अमोनिया लिगेंड हो गया, अमोनिया के साथ आप एक्वा जोड़ दो H2O लिगेंड, फिर आप NO2, ऐसा कैसा लिख रहा हूँ मैं, फिर आप NCS, ठीक है। एक तो अपना ये आइसोमर होगा स्ट्रक्चर आइसोमर। दूसरा इसका स्ट्रक्चर आइसोमर बना सकते हैं
प्लेटिनम, अमोनिया ऐसा कैसा, एक्वा हो जाएगा ऐसा कैसा, एक की NO2 है नाइट्राइट, नाइट्रो है, इसको अपन नाइट्राइट में चेंज कर देंगे मतलब ONO में, ठीक है। और ये ऐसा कैसा अपन कर सकते हैं, या फिर इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं SCN, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब सॉरी एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड जिसमें डोनर साइट दो होती है, ओके, और दोनों डोनर साइट से अपन बात करते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर आइसोमर इसका टाइप हो जाएगा लिंकेज आइसोमर, ठीक है। थर्ड अपन स्ट्रक्चर आइसोमर बनाते हैं, प्लेटिनम, अमोनिया हो गया, H2O हो गया, और एक मैं NO2 कर देता हूँ और एक SCN कर देता हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर आइसोमर हो गया। इसके बाद में एक स्ट्रक्चर आइसोमर अपन ये लिख सकते हैं NH3, H2O और एक ONO और एक NCS। ये लीजिए अपने पास 4 स्ट्रक्चर आइसोमर बनते हैं। अब अपन सब जानते हैं, देखिएगा इस कंपाउंड को अपन पढ़ते आए हैं M, और चारों लिगेंड डिफरेंट है, मतलब ABCD, क्या यही पढ़ते हैं अपन, ठीक है। ये भी अपना क्या है MABCD, और ये भी अपन पढ़ के आए हैं MABCD, चारों डिफरेंट लिगेंड है, ठीक है। हाँ यस, ये स्क्वायर प्लेनर है, मतलब ऑप्टिकली जो एक्टिव होंगे सारे के सारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब देखिए इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, अपन बना के आए, ए से आप बी कर लो, मतलब एक बार बी को ट्रांस में, एक बार सी को ट्रांस में, एक बार डी को ट्रांस में, ठीक है। इस तरह से अपन ने किया है, तो इसके टोटल 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरीज बनेंगे, इसके भी 3 बनेंगे, इसके भी 3, और इसके भी क्या हो जाएंगे, 3 जियोमेट्रिकल आइसोमरीज में हो जाएंगे। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे इसके, 12 है। आंसर आप लिख लीजिएगा, इसका 12 आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटल आइसोमर कैलकुलेट कर रहे हैं इस कंपाउंड का। अब देखिए ये जो कंपाउंड आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड। ये कैसा है, ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड आपको दे रखा है। तो इसके सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर आइसोमर बनाते हैं। देखिए पहला एज इट इज मैं लिख देता हूँ, कोई मेटल है, एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रो कंपाउंड, और ये SCN, ठीक है, एज इट इज मैंने लिख दिया। दूसरा अपन इसका स्ट्रक्चर आइसोमर बना लेंगे, मेटल इथाइलिन डाइएमीन, और इसका मैं बना लूँगा ONO, और ये एज इट इज लिख लूँगा SCN, ओके। थर्ड अपन करते हैं इथाइलिन डाइएमीन, और उसके बाद में अपन कर लेंगे NO2, और ये हो जाएगा NCS, और चौथा इसका स्ट्रक्चर आइसोमर हो जाएगा इथाइलिन डाइएमीन, ये भी नाइट्राइट, ये भी चेंज कर दो, और ये भी NCS कर दो। ये 4 स्ट्रक्चर आइसोमर इसके बनेंगे। अब देखिए अपन जहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसके 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं बनेगा, चेक कर लीजिएगा आप। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं M, और ये एथिलीन डाइएमीन है, ये AA2 और BC, इस टाइप का केस आप देखना, ठीक है, जिसमें सिस ट्रांस 2 ही बनते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, सिस है उसमें किसी भी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब उसका अनिंशियोमर भी बनेगा। ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, इसका भी वही सिस एंड ट्रांस, ठीक है। सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी, दैट मीन्स इसका अनिंशियोमर बनेगा, ओके। इसी तरह से थर्ड वाले के भी सिस एंड ट्रांस, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अनिंशियोमर रख देंगे। इसी तरह से 4 नंबर वाले के भी सिस एंड ट्रांस बनेंगे, तो इसमें सिस का क्या होगा, पेयर ऑफ अनिंशियोमर बनेगा। अब देख लीजिए इनका अपन आइसोमर कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा कितने आइसोमर हो गए टोटल। देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, 3 तो इसके हो गए एक स्ट्रक्चर आइसोमर के। इसी तरह से 3 इसके हो जाएंगे, सिस और इसका एक पेयर ऑफ अनिंशियोमर 2 हो गए और एक ट्रांस हो गया, 3 हो गए। इसके भी 3 हो जाएंगे, और इसके भी क्या हो जाएंगे, 3 आइसोमर बन जाएंगे। टोटल आपको 12 आइसोमर आपको मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 12 आपको मिलेंगे। अब देखिए सेम यही केस है, लेकिन कई बार देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ठीक है।
तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर जब भी अपन ने बात की है, सेम वही केस है, स्ट्रक्चर आइसोमर, मतलब ये चारों स्ट्रक्चर आइसोमर होंगे अपने, ये चारों स्ट्रक्चर आइसोमर होंगे। अब देखिए इन चारों में ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे यहीं पे हम आपको समझा देता हूँ। एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब दो तो ये हो गए, एक ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा, दो ये हो जाएंगे अपने, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा, दो ये हो जाएंगे, एक ऑप्टिकली एक्टिव ये होगा, दो ये हो जाएंगे। अब ये बात आती है यहाँ पे टोटल आइसोमर में अपन चेक कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन आप एक बार जरा ध्यान से पढ़ना, आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पूछे, मतलब ओनली इसी का पूछा है, ठीक है, मतलब ओनली इसी का एक तो सिस बनेगा और ओनली इसी का एक क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, और सिस का एक पेयर ऑफ एनिंटियोमर बन जाएगा। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ओनली 2 आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांस वाले में पेयर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो इसको अपन बोल देंगे इनएक्टिव बोल देंगे, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अब आपको पूछ लिया जाए कि टोटल स्टीरियो आइसोमर, ठीक है, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा टोटल स्टीरियो आइसोमर इसी कंपाउंड के, तो देखिए एक्टिव कितने हो गए, एक्टिव कितने हो गए, 2 हो गए, एंड अपन इनएक्टिव की बात करते हैं तो वो क्या हो गया अपना, 1 हो गया। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे, और जियोमेट्रिकल आइसोमर की बात करते हैं तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे अपने, 2 हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक सिस होगा और एक क्या होगा, ट्रांस होगा। सेम वही केस है, ठीक है, ऐसा अपन पढ़ के आए हैं। इस केस में अपन ने स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं बनाना है, अपने को जो दे रखा है उसी का स्टीरियो पूछा है, स्टीरियो पूछा है मतलब आपको जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल एक्टिव, इनएक्टिव ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखना है आपको, विशेष तौर पे कहीं आप स्ट्रक्चर भी कैलकुलेट करने लग जाओ, ठीक है। ओनली टोटल आइसोमर का मतलब होता है स्ट्रक्चर आइसोमर प्लस स्टीरियो आइसोमर। ओनली जियोमेट्रिकल आइसोमर का मतलब होता है ओनली जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, मतलब जिसमें स्ट्रक्चर आइसोमर अपन शामिल नहीं करते हैं, जो अपने को कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसी का। ओनली अपने को ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, दैट मीन्स इसका मतलब यही होता है स्ट्रक्चर आइसोमर अपने को नहीं देखना है, जो अपने को एग्जाम्पल दे रखा है ये दे रखा है तो केवल इसी का अपने को देखना है, ठीक है। समझ में बात आ गई होगी मेरी आपको। अब देखिए इसके बाद में आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अपना कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, तो देखिए कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या चीज़ है अपन देखते हैं इसमें, कि एक अपन देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस में, जैसे मान लिया अपन एथेन की बात करते हैं, हालांकि बड़ी शॉर्टली में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एथेन अपना, ठीक है, और एथेन के अपन 2 कन्फर्मर देखते हैं, एक एक्लिप्स्ड और एक अपना स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है। तो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये अपना क्या हो जाएगा, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, मतलब 2 ऊपर है, ठीक है, मतलब आपके सामने वाला 1 2 नीचे, और फिर मेरी साइड वाला 1 ऊपर 2 नीचे, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और क्या होगा, इसी का अपन स्टैगर्ड भी बना सकते हैं, मतलब 1 ऊपर 2 नीचे, और ये लीजिए 2 ऊपर 1 नीचे, ठीक है। एथेन मतलब सारे हाइड्रोजन ही होंगे, ये सारे हाइड्रोजन हैं। तो एथेन का अपन ने एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड 2 कन्फर्मेशन आइसोमर अपन ने, आइसोमर इसको नहीं बोल सकते अपन, कन्फर्मेशनल एक स्टीरियो आइसोमर में नहीं आता है अपना। तो देखिए एक अपन ने बना दिया स्टैगर्ड। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, इन दोनों की एनर्जीज में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इन दोनों की एनर्जीज अलग अलग होती है, ठीक है। और इसी का अपन जो स्टडी करेंगे इसको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। समझ में आ रही बात, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है, मतलब बोथ हैव डिफरेंट एनर्जीज, बोथ हैव डिफरेंट एनर्जी। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब एक की ज़्यादा होती है तो एक की कम होती है। अपन ये चीज़ें पढ़ते हैं कि स्टैगर्ड होता है वो क्या होता है, कम एनर्जी का होता है, मोर स्टेबल होता है, और एक्लिप्स्ड क्या होता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है
और कम ज़्यादा एनर्जी होती है और कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंट होता है और इसी का जो अपन स्टडी करते हैं, और ये किस वजह से होता है, ये किस वजह से होता है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में फ्री रोटेशन की वजह से। देखिए इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में, जैसे आपके सामने वाला कार्बन ये है, मेरे सामने वाला कार्बन ये, मतलब इन दोनों में क्या होता है, फ्री रोटेशन की वजह से दोनों जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा एक बात और है कि एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के बीच में भी काफ़ी सारे कन्फर्मर अपने मिलते हैं, जैसे गाउसे कन्फर्मर आपको मिलता है, ठीक है, स्क्यू कन्फर्मेशन आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें तो अपन देखिए जब भी अपन एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का आगे स्टडी करेंगे। अभी केवल मैं आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो एनर्जी का डिफरेंट है, ये जो डिफरेंट एनर्जी है, इसको जो स्टडी करते हैं, इस स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं। इस स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं। अच्छा अपन ये चीज़ भी सीखेंगे कि इस एनर्जी में डिफरेंट किस किस वजह से हो सकता है, ठीक है। इस एनर्जी में डिफरेंट बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन की वजह से हो सकता है, एटम एटम रिपल्सन की वजह से हो सकता है, और दूसरा इसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन की वजह से हो सकता है, ठीक है। जो बॉन्ड बॉन्ड है अपना, जो एटम एटम रिपल्शन है, वो एक्लिप्स्ड टाइप के कन्फर्मेशन में आपको मिलेगा, और जो स्टैगर्ड है वहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो रिपल्सन है वो आपको दिखाई देगा, या इंट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। तो चलिए केवल ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ तक, तो देखते हैं आगे एक टर्मिनोलॉजी और इसमें अपन सीखेंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलते हैं डाईहाइड्रल एंगल। डाईहाइड्रल एंगल, देखिएगा डाईहाइड्रल एंगल क्या होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डाईहाइड्रल एंगल का मतलब। देखिए तो जैसे मान लीजिए अपन मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट, कि एक होता है अपना टेट्रा एटॉमिक सिस्टम, टेट्रा एटॉमिक सिस्टम, ठीक है। टेट्रा एटॉमिक सिस्टम का मतलब जैसे एक एटम है, दूसरा एटम, थर्ड एटम और फोर एटम, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक। देखिए इस एटम को अपन किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले आप वो चीज़ देखना। इस एटम को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये लीजिए। इस एटम को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, ये लीजिए, ठीक है। इस एटम को देखिए अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बताता हूँ आपको। एक तो प्लेन में एक एटम, फिर उसके प्लेन में दूसरा, फिर तीसरा, और फिर एक ही प्लेन में, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है, एक एटम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर ऊपर। मतलब ये दोनों क्या है, एंटी पेरीप्लेनर। और जो ये अगर ये नीचे वाला था पहले वाला, ये क्या है, सिन पेरीप्लेनर, ठीक है। और मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और भी इसका तरीका रिप्रेजेंट करने का। देखिए ये जो चौथा एटम है, ये जो चौथा एटम है, ये वाला एटम, ये जो चौथा एटम है, ये चौथा एटम देखना, एक एटम, फिर दो, फिर तीन, ये प्लेन में। ये चौथा एटम आपकी तरफ भी हो सकता है, और ये चौथा एटम मेरी तरफ भी हो सकता है। क्लियर है बात को, ठीक है। तो डाईहाइड्रल एंगल का मतलब आपको बताता हूँ, सीधा सीधा मतलब क्या होता है डाईहाइड्रल एंगल का, कि मतलब जैसे आपको ये जो सिमेट्री आपको दिखाई दे रही है इस कंपाउंड की, ये देखिए, इससे ये देखिए ये वाला प्लेन है, इससे एक ये वाला प्लेन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप जरा गौर कीजिए, एक प्लेन ये है, ठीक है, मतलब एक एटम है, फिर दूसरा एटम, फिर एक एटम, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेन आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस एटम से एक ग्रुप और जुड़ा हुआ है, मतलब एक प्लेन आपको ये दिखाई दे रहा है। मतलब आपको ये देखना है कि जब एटम की अपन सिमेट्री देखेंगे, वहां पे जो अपने टर्मिनल ग्रुप्स होंगे, उन टर्मिनल ग्रुप में अपन प्लेन देखेंगे, कौन सा प्लेन है, ठीक है। उन प्लेन का डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रल एंगल बोलेंगे। तो देखिए जरा आप सोचिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाऊंगा कि ये जो एंगल है, ये डायाहाइड्रल एंगल है, ये कितना है अपना, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल है, डायाहाइड्रल एंगल है, मतलब ये कह रहा हूँ इस ये जो सिमेट्री है इसका डायाहाइड्रल एंगल है, इसको मैं क्या बोल दूंगा, सिन पेरीप्लेनर, इसको बोल देंगे सिन पेरीप्लेनर, ठीक है। तो इसका डायाहाइड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अपन इसकी बात करते हैं। देखिए एक प्लेन ये, फिर ये प्लेन, फिर ऊपर की तरफ प्लेन, तो टर्मिनल वाले में कितना डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। एक नीचे की तरफ है तो दूसरा ऊपर की तरफ है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को आप ध्यान से, इसमें डायाहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा,
ये लीजिए एक एंगल ये, तो दूसरा एंगल ये वाला डायाहेड्रल एंगल 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, जितना भी हो अपन आगे और चर्चा कर लेंगे। एक अपन किस सिमेट्री की बात कर रहे हैं, एक अपन इस सिमेट्री की बात कर रहे हैं जिसमें ये एटम अपना आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है या फिर ये एटम अपना अवे फ्रॉम द व्यूअर भी हो सकता है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे नॉन प्लेनर। अच्छा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको भी प्लेनर बोलेंगे, लेकिन ये क्या अपना ट्रांस या फिर एंटी पेरी प्लेनर बोलते हैं इसको, एंटी पेरी प्लेनर। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई कि डायाहेड्रल एंगल क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डायाहेड्रल एंगल अपन बात करते हैं कि जो टर्मिनल ग्रुप्स को आपको देखना, टर्मिनल ग्रुप्स को आप देखोगे। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो अपने टेट्रा एटॉमिक सिस्टम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, एक होती है बॉन्ड लेंथ, एक होता है अपना बॉन्ड एंगल, और एक होता है डायाहेड्रल एंगल। ठीक है, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, तभी अपन इसकी सिमेट्री बता सकते हैं कि डायाहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री है दैट मीन्स ये सिन पेरी प्लेनर है, डायाहेड्रल एंगल 180 डिग्री है दैट मीन्स ये एंटी पेरी प्लेनर है, या फिर इसके अलावा कुछ दूसरा है। ठीक है, तो अपन इन दोनों की बात कर लेते हैं। मतलब कुल मिला के एक चीज आपके काम आएगी कि जो टेट्रा एटॉमिक जो भी सिस्टम होते हैं उसको सिमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉन्ड एंगल, एक बॉन्ड लेंथ और एक डायाहेड्रल एंगल, इन तीनों चीजों की नीड होती है, आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, डायाहेड्रल एंगल को समझाता हूं आपको। एक अपना ये कन्फर्म आइसोमर बना रहे अपन, ठीक है, और एक अपना ये पीछे वाला एटम है। ठीक है, समझ रहे हैं इसको ध्यान से। जैसे मान लीजिए H1, ये H2 है, ये H3 है, और पीछे क्या है, जैसे मान लीजिए H4। ओके, H4 हो गया। ये अपना यहाँ पे क्या है, H5 है, ये लीजिए H5, और यहाँ पे क्या हो गया, H6 हो गया। मैं आपको क्या चीज़ यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा, जरा इसको आप देखिए। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर बोलते हैं। क्या इसको एक्लिप्स्ड कन्फर्मर बोलते हैं, और इसका मैं स्टैगर्ड कन्फर्मर बनाता हूं। ये लीजिए H1, ऊपर वाले को सेम रख रहा हूं, H2 एंड H3, और ये पीछे वाला कार्बन है, इसमें ये लीजिए अपना H4, यहाँ पे H5, और ये लीजिए अपना क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलता हूँ स्टैगर्ड। और इस दोनों कन्फर्म में आपको समझ जाओगे कि डायाहेड्रल एंगल का मतलब क्या होता है अपना। देखिए, एक्लिप्स्ड का मतलब एक एटम आपकी तरफ, ये कार्बन एटम है, एक ऊपर दो नीचे, मेरी तरफ इसमें भी एक ऊपर दो नीचे। मैं अब आपको ये बोल रहा हूँ कि डायाहेड्रल एंगल, देखिए डायाहेड्रल एंगल टेट्रा एटॉमिक सिस्टम आप बनाओ। जैसे ऊपर वाला, आपकी तरफ ऊपर वाला H1 है, ठीक है, आपकी तरफ ऊपर वाला क्या है, H1, या फिर H4 मान लो, जो मेरी तरफ पीछे है और आपकी तरफ क्या है, आगे है। ठीक है, मैं तो यही बोल रहा हूँ, आप भी इसी तरह से देखना कि मेरी तरफ देखिए H1, ठीक है, और H2 एंड H3 ये है, और आपकी साइड क्या है, H4। तो देखिए एक सिस्टम अपना बन रहा है, H1 कार्बन, फिर ये बॉन्ड कार्बन, फिर H4। मतलब H1 क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए H1 फिर कार्बन और H4। इसका डायाहेड्रल एंगल की बात करते हैं। देखिए ये भी ऊपर, H4 भी ऊपर, इसका डायाहेड्रल एंगल क्या हो जाएगा, दोनों एक ही प्लेन में है, मतलब इसका डायाहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जरा सुनिए, टेट्रा एटॉमिक सिस्टम की बात करता हूं मैं। देखिए H1 है, H1 ऊपर की तरफ, फिर कार्बन, और मैं H3 की बात करता हूं, सॉरी H3 की बात करता हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे H1, ये कार्बन H3, ठीक है, इसमें डायाहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं H1, फिर क्या अपना है कार्बन और H3, यहाँ पे डायाहेड्रल एंगल कितना हो जाएगा अपना 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा 0 डिग्री और कहाँ पे होगा, 0 डिग्री की अपन वो बात कर लेते हैं। देखिए H1, H2, H3, देखिए H2 कार्बन और फिर ये H6, मतलब इसको मैं लिख दूंगा H2 कार्बन H6, यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा। या फिर और क्या होगा, H3 कार्बन और H5, ठीक है, H5 कार्बन और H3,
इसका भी डायाहाइड्रल एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये लीजिए H3 कार्बन कार्बन H5, ये भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब आप तो एक चीज ये समझना कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है, वहां पे डायाहाइड्रल एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर क्या होगा 120। इस बात को आप ध्यान रखोगे हमेशा के लिए, ठीक है। काफी बार ये जो क्वेश्चन है अपने को पूछे गए हैं, तो देखिए क्वेश्चन में भी आपको एक्सरसाइज कराऊंगा अभी। तो एक तो एक्लिप्स कंफर्मेशन में या तो 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल है या फिर 120 डिग्री है। अच्छा, जीरो कौन से होंगे, जो अपने सिन पेरीप्लेनर में है। देखो ऊपर वाला 0 डिग्री, इधर और इधर वाला 0 डिग्री, और इस साइड वाला 0 डिग्री, ठीक है। चलिए बाकी के जितने भी आपको पूछ लिए जाए, बाकी के आपको कुछ भी पूछे उनका क्या बताना है, 120 डिग्री बताना आपको। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं अपन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करते हैं। जरा सोच के देखिए, H1 ऊपर, H2 एंड H3 और ये कार्बन, फिर यहाँ पे H5 नीचे है, H4 ऊपर, H6 नीचे। अब देखिए एक मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, H1 कार्बन फिर कार्बन H5, इन दोनों में क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे। मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, H1 कार्बन कार्बन एंड H5, इन दोनों में डायाहाइड्रल एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब जरा आप एक चीज सोच के देखिए, H1 ऊपर है, ठीक है, H1 ऊपर है, फिर कार्बन H4 क्या इधर है, ठीक है, H4 ऊपर और H4 इधर आ रहा अपना, ठीक है। तो इनमें कितने डिग्री का होगा अपना, देखिए H1CCH4, इसमें कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में डायाहाइड्रल एंगल या तो 60 का होगा या फिर क्या होगा, 180 का होगा, ठीक है। और 180 वाले में आपको बता देता हूँ कौन कौन से हो गए, जो ट्रांस एंटी पेरीप्लेनर होते हैं। देखिए 1 कार्बन कार्बन ये हो गया। अब इधर वाला देखिए 3 कार्बन कार्बन और 6, ठीक है, समझ रहे हो आप। एंटी पेरीप्लेनर 3 कार्बन कार्बन H6, और कौन से हो जाएंगे, H2 कार्बन कार्बन H4, H2 फिर कार्बन कार्बन H4, दोनों एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। इनमें क्या होंगे अपने 180 के होंगे। और बाकी आपको कोई सा भी टेट्राहाइड्रल एंगल का आपको टेट्राहाइड्रल सिस्टम का डायाहाइड्रल एंगल आपको पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। शर्तें क्या है, स्टैगर्ड होना चाहिए। अच्छा, एक्लिप्स की शर्तें क्या है, 0 या फिर 120 अपना होना चाहिए। अब देखिए अपन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो आपको किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अपन डायाहाइड्रल एंगल की बात करते हैं। डायाहाइड्रल एंगल, और ये अपन किस में बात करेंगे, ये अपन बात करेंगे वेज डेस में। वेज डेस रिप्रेजेंटेशन में, वेज डेस रिप्रेजेंटेशन में बात करेंगे। चलिए एक वेज डेस बनाता हूं मैं। ये लीजिए, इसको बोलेंगे वेज डेस, ठीक है। दूसरा यहां पे बात करते हैं अपन, ये हो गया अपना एक एक्लिप्स हो गया। और दूसरा मैं स्टैगर्ड बनाता हूं, ये लीजिए स्टैगर्ड, ये वेज डेस हो गया, दूसरा वेज और ये डेस होगा, इसको मैं बोलूंगा स्टैगर्ड, ठीक है। अब एक्लिप्स में अपन देखेंगे तो आप देखोगे सिन पेरीप्लेनर कौन से है, एक तो ये वाले जो प्लेन में है, इनको बोलेंगे, मतलब इनके बीच में 0 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा, दोनों वेज, इनके बीच में मतलब कार्बन कार्बन तो है ही, टेट्रा एटॉमिक सिस्टम हो गया ना, इसके बीच में भी 0 डिग्री। और दोनों डैश वाले के बीच में भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और बाकी आपको कोई भी पूछा जाए एक्लिप्स में, मैंने आपको क्या बता रखा है, या तो 0 डिग्री या फिर 120 डिग्री, इनके तीनों के अलावा कोई भी पूछा जाए दैट मीन्स 120 डिग्री होगा। स्टैगर्ड में देखिए, स्टैगर्ड में जो अपने ये प्लेनर वाले होंगे, ठीक है, इनके बीच में 180, एक वेज और एक डैश के बीच में भी 180, ठीक है, या फिर एक डैश और एक वेज के बीच में भी क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। बाकी इन तीनों के अलावा आपको कुछ भी पूछे आपको क्या बताना है, 60 डिग्री का बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की चर्चा करता हूं मैं यहाँ पे। ये लीजिए ए है यहाँ पे,
ये बी है अपना, ये एक्स मान लो, ये पी, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, यहाँ पे पूछा आपको, जैसे ये टेट्राएटॉमिक सिस्टम तो हो गया अपना। अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या है। देखिए ए, सी सी और पी, इसमें डायहाइड्रल एंगल कितना होगा, ए सी सी पी। पहले तो इस सिस्टम को देखिए, सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम कैसा है अपना, स्टैगर्ड सिस्टम है। ठीक है, स्टैगर्ड सिस्टम में या तो या तो क्या होगा 60 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। अच्छा 180 डिग्री कौन से होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, तो ए और पी इसमें क्या होगा 180 डिग्री। या फिर मैं आपसे पूछता हूँ ए सी सी जेड, इसमें क्या होगा, बाकी सब में क्या होगा 60 डिग्री, बाकी सब में क्या होगा 60 डिग्री। आपसे मैं पूछता हूँ बी सी सी वाई, इसमें क्या होगा 180 डिग्री। देखिए एक डैश और एक वेज, एक डैश और एक वेज में 180 डिग्री है। ठीक है, आपको मैं पूछता हूँ एक्स सी सी वाई, इसमें कितना है अपना, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, या फिर मैं पूछता हूँ बी ए सी सी वाई, ठीक है, कोई भी ले लो बाकी इनके अलावा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपना ये क्या है जेड सी सी एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 180 डिग्री होगा। देख लीजिएगा, जो मैं आपको चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेजडेस कन्फर्मेशन के भी अपने को डायहाइड्रल एंगल पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसी को अपन सिसॉइड फॉर्म में बना लेंगे, सॉरी एक्लिप्स्ड में बना लेंगे, सिसॉइड जिसको ये अपन बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में बना लेंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए फिशर का आपको पूछ लिया चाहिए। ठीक है, डायहाइड्रल एंगल इन फिशर, डायहाइड्रल एंगल इन फिशर। फिशर देखिए अपना ये होता है फिशर, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा फिशर जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, इसको अपन किस तरह से लिखते हैं, देखिए मैंने आपको बताया ओनली इसी तरह से आपको लिखना है। मतलब 1 और ये 6, ये 2 3 और ये 4 एंड 5। ठीक है, मतलब ये किस तरह का अपना का कन्फर्मर है, ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है। और एक्लिप्स्ड कन्फर्मर में मैंने आपको क्या बताया, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 120 डिग्री होगा। तो देखिए 0 डिग्री किन किन के बीच में होगा, 0 डिग्री होगा अपना 6 1 के बीच में। ठीक है, अपना क्या होगा 4 2 के बीच में, अपना 3 और 5 के बीच में, ये 0 डिग्री होंगे। इनके अलावा आपको कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपको पूछ लिया 6 कार्बन कार्बन 2, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अच्छा आपको ये पूछे कि 4 कार्बन कार्बन 2, तो ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। अब अपन बात करते हैं एक चेयर फॉर्म में किस तरह से अपन डायहाइड्रल एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं चेयर फॉर्म को, ये अपने एक्सियल बॉन्ड, ये सारे एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया इक्विटोरियल बॉन्ड, ये लीजिए इक्विटोरियल बॉन्ड इनको बोलेंगे, ये अपने इक्विटोरियल बॉन्ड हो जाएंगे, ये लीजिए। ठीक है, ओके है। अब देखना किनको में डायहाइड्रल एंगल 0 डिग्री या फिर 180 है या फिर 120 है, ये पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनसे आप समझने की कोशिश करना। देखो ऊपर वाला है, ठीक है, ये वाला है ऊपर वाला, इसका क्या है नीचे वाला एंटी पेरिप्लेनर है, बिल्कुल यस एंटी पेरिप्लेनर है। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच का डायहाइड्रल एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ, अपन बात करते हैं इस बॉन्ड की, इस बॉन्ड की बात करते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड की। तो इसका एंटी पेरिप्लेनर कौन सा होगा, इसका एंटी पेरिप्लेनर ये वाला होगा। ठीक है, मतलब मैं इसकी और इसकी बात करूं, मतलब इक्विटोरियल बॉन्ड एंड ये जो कार्बन है चेन का कार्बन, ठीक है, इसके बीच की बात करूं तो इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ये बॉन्ड अपना, ये वाला बॉन्ड,
ठीक है, ये वाला बॉन्ड इक्विटोरियल बॉन्ड। अच्छा, इसका इक्विटोरियल बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? इसका इक्विटोरियल बॉन्ड हो जाएगा ये वाला, ठीक है, जो चेन का कार्बन है। इन दोनों के बीच में भी जो डायहाइड्रल एंगल होगा वो 180 का होगा। लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ 1 टू, इसको अपन बोल देंगे ट्रांस, 1 टू ट्रांस एक्सियल, इसके बीच में डायहाइड्रल एंगल 180 का होगा। या फिर 1 टू इक्विटोरियल एंड इसको बोल देंगे कार्बन, ठीक है। और किसका कार्बन है? चेन का कार्बन, इसके बीच में भी 180 डिग्री। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 1 टू कार्बन, किसका? चेन का, वही रिंग का कार्बन, एंड इक्विटोरियल, इसको भी क्या बोल देंगे अपन? 180 डिग्री। और आपको कुछ भी पूछे इसके अलावा तो कितना एंगल होगा? 60 डिग्री का एंगल होगा। मेरी यह बात आपको ध्यान में रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह की आपको दे दिए जाएंगे, इतनी नीड नहीं है। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे कन्फर्मेशनल एनालिसिस की। जो एनर्जी का चेंज होता है स्टैगर्ड या फिर एक्लिप्स में, जो एनर्जी का चेंज होता है, उस एनर्जी के चेंज की जो स्टडी है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं। जो एनर्जी चेंज होता है, देखिए जो एनर्जी चेंज होता है मतलब डेल्टा ई, ये किस किस वजह से हो सकता है? ये जो एनर्जी चेंज है ये किस किस वजह से हो सकता है, इसको आप जरा देखना। एक मैं बोलता हूं, टॉर्सिनल स्ट्रेन, हालांकि आप सबको पता है, मीनिंग्स आपको बता दिया जाएगा अभी भी। दूसरा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये हो सकता है स्टेरिक रिपल्सन की वजह से हो सकता है। और तीसरा, इसमें जो एनर्जी डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन की वजह से। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इन दोनों टाइप की जो स्ट्रेन रिपल्शन है ये अपने को एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसकी वजह से और क्या होता है? सिस्टम की या फिर जो भी अपना कंपाउंड है उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, सिस्टम की स्टेबिलिटी वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एक बार थ्योरेटिकल बातें हैं, फिर आपको मीनिंग बता दिया जाएगा। इस टाइप का जो इंटरेक्शन है, इस टाइप का इंटरेक्शन अपन देखने को मिलेगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। और सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखिए, कई बार अपन ने बचपन में ये पढ़ा है कि जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है वो कम स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से। तो उनका रीजन अपन इस तरह से कुछ बताया करते थे, आपको पता हो तो ठीक है। लेकिन हकीकत में आप इस चीज को समझो कि आप जो टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है। देखिए, टॉर्शनल स्ट्रेन का मैं मतलब आपको बताता हूँ। टॉर्शनल स्ट्रेन होता है अपना बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैंने की है कि एक्लिप्स्ड का मतलब एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर दो नीचे, एक ऊपर है दो नीचे, यहाँ पे एक ऊपर दो नीचे। अब ऊपर वाला बॉन्ड ये है, नीचे वाला आगे वाला बॉन्ड ये, पीछे वाला बॉन्ड ये। इस बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा, इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होगा। मतलब कहाँ पे ये देखने को मिलेगा अपने को? इस वाले बॉन्ड में इस वाले बॉन्ड के बीच में रिपल्सन, इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड का रिपल्सन, और इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड का रिपल्सन। इसी को अपन बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन, मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन को अपन बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा, स्टेरिक रिपल्सन की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम होता है जिसमें अपन रिपल्सन की अक्सर बात नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे। तो देखिए, आपके सामने वाला जो ग्रुप है ऊपर की तरफ, कोई भी कंपाउंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी कोई भी ग्रुप, इस एटम में, इस ग्रुप में जो रिपल्सन होगा उसी को तो अपन बोलेंगे स्टेरिक रिपल्सन। एक देखो बॉन्ड में
और एक होता है जो बॉन्ड से जुड़े हुए ग्रुप है एटम में, ठीक है। तो रिपल्सन किस किस का होगा, देखिए रिपल्सन किस किस का होगा स्टूडेंट, रिपल्सन एक तो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। रिपल्सन एक इन दोनों के बीच में होगा, रिपल्सन एक इन दोनों के बीच में होगा। इस रिपल्सन को अपन बोल देंगे स्टेरिक रिपल्सन। अच्छा, इस दोनों रिपल्सन की वजह से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब सिग्मा एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन। तो देखिए स्टेगर्ड मैं आपको बनाता हूँ, ये लीजिए 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये क्या है 1 ऊपर 2 नीचे। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, एक ये बॉन्ड नीचे की तरफ है सिग्मा बॉन्ड, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, इसको बोल देंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह से एक ये ऊपर है सिग्मा बॉन्ड, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा, इसको अपन क्या बोल देंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है सबके एंटी बॉन्डिंग होंगे कंफर्म, ये एक सिग्मा बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। क्लियर है बात, ये एक ही सिग्मा बॉन्ड है तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये लीजिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरह से अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सिग्मा ये है तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये लीजिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एक सिग्मा ये है तो इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब इनमें इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन किस तरह से होगा, देखिए इस सिग्मा बॉन्डिंग का इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, इस सिग्मा बॉन्डिंग का इंटरेक्शन मतलब ये जो इंटरेक्शन है ये मैं लिख रहा हूँ, ये सिग्मा बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इस सिग्मा बॉन्डिंग का इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, इस सिग्मा बॉन्डिंग का इंटरेक्शन अपना ये वाला इंटरेक्शन होगा, इस सिग्मा बॉन्डिंग का इंटरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस इंटरेक्शन की वजह से एक सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब सिग्मा सिग्मा बॉन्डिंग अपन ने पढ़े होंगे, ठीक है। जीओसी में भी ऐसे कुछ देखे हैं, बी आर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बीच में इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, उस सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेम वही बात यहाँ पे है, स्टैगर्ड लाइक एंड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में ऐसी चीज़ें अपने को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इससे जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, इसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको अपन बोलते हैं हाइपर, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन लाइक है, ठीक है। किस तरह से लाइक है मैं आपको देख के बताता हूँ आपको। ये मान लो 2 बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड है, यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एंटी बॉन्डिंग है, ये लीजिए एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसका इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, ये इंटरेक्शन करेगा तो ये किस तरह से बन जाएगा अपना, ये इस तरह से बन जाएगा, ये H प्लस और ये लीजिए दोनों H है, ये HH, ठीक है, और ये एक H बाहर निकल जाएगा इससे H माइनस, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर लाइक कुछ बन रही हैं, तो इससे भी आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना कुछ बेसिक चीज़ें थी कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले। नेक्स्ट अपन देखेंगे ब्यूटेन का देखेंगे, ठीक है, प्रोपेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे अपन, और स्टेगर्ड और अपना एक्लिप्स के बीच में जितनी भी स्ट्रक्चर आती है उनका एनर्जीज किस तरह से चेंज होता है, ठीक है, पर एटम एनर्जी कितनी चेंज होती है, सारी चीज़ें की अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज केवल इतना ही रखेंगे। सभी साथियों को, सभी स्टूडेंट को आज होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। पढ़ते रहिए आप, आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच।